हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ पेश नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट कुछ देर पहले ही जारी कर दिया। इस बार 89.6% छात्र इसमें पास हुए हैं। 2,76,640 छात्रों ने परीक्षा दी थी। 2,47,860 छात्र इसमें पास हुए हैं। पिछली बार 92.49% परीक्षा का परिणाम रहा था और इस बार जो परिणाम है पिछली बार से काफी खराब रहा। 3 साल में सबसे खराब रिजल्ट इस बार का रहा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जो जारी हुआ है वो पिछले 3 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा खराब इस बार है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट वेबसाइट पर जारी हो चुका है, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से सर्वर स्लो हो गया है और अभिभावकों के साथ साथ छात्र छात्राओं को भी अपना रिजल्ट देखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको भी रिजल्ट देखना है हरियाणा शिक्षा बोर्ड 10वीं का तो bseh.org.in पर जाकर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि अभी वेबसाइट चलने में दिक्कत आ रही है। ट्रैफिक ज्यादा आने की वजह से अब सर्वर स्लो हो गया है और यहां परीक्षा का परिणाम देखने में दिक्कतें आ रही हैं। रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने एक बार फिर से इस रिजल्ट में बाजी मारी है। शहर के छात्र छात्राओं से ज्यादा अच्छा रिजल्ट उनका रहा है। तो रिजल्ट जारी हो चुका है। इस बार 89.6% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। 2,76,640 छात्र छात्राओं ने यह परीक्षा इस बार 10वीं की दी थी हरियाणा बोर्ड की और 3 साल जो पिछले थे उसके मुकाबले इस बार सबसे खराब रिजल्ट रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने एक बार फिर से शहर को पीछे छोड़ा है। शहर के छात्र छात्राओं से ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट इस बार रहा। और आपको बता दें तो 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई है। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और इसके बाद प्रदेश की सियासी हलचलें तेज हो गई, सियासी सरगर्मियां बढ़ी हैं। कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, एक नई शुरुआत का पैगाम लिखा जाएगा। हरियाणा की मिट्टी में फिर इतिहास लिखा जाएगा। संघर्ष जिनकी ताकत और जनता जिनकी जान है वो नाम नहीं, शेरे हरियाणा कुलदीप बिश्नोई है। ये बकायदा उनकी सोशल मीडिया पर पोस्ट है और इस पोस्ट के मायने आपको समझाते हैं। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की राजनीति में बड़ा चेहरा है, काफी जनाधार उनका है और कांग्रेस से राजनीति के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे। अपनी पार्टी भी बनाई थी, लेकिन उसके बाद फिलहाल बीजेपी में है। और 24 अप्रैल को जब निकाय चुनाव चल रहा था उस वक्त पंचकुला में राज्यसभा सांसद बीजेपी की रेखा शर्मा ने उनके पिता और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय भजनलाल को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिससे आज ये पोस्ट उनको करना पड़ा और इसके मायने हम आपको समझा रहे हैं। दरअसल भजनलाल को बदमाशी करने वाला नेता उन्होंने कहा था कि बदमाशी करके चुनाव जीतते थे। इसको लेकर काफी विवाद हुआ। कुलदीप बिश्नोई ने कुछ इंतजार के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके रेखा शर्मा से माफी मांगने के लिए कहा था और इसके बाद लगातार ये सियासी जंग जो है बीजेपी के अंदर जारी है। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का हरियाणा में असर होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने काफिले से वाहनों को कम कर दिया है। पंचकुला में कार्यक्रम था जहां मुख्यमंत्री पहुंचे और यहां सिर्फ 4 गाड़ियों के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। पीएम मोदी के आह्वान पर काफिले को कम किया गया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी साइकिल से कार्यक्रम में पहुंचे। हालांकि कार्यक्रम में तो साइकिल से पहुंचे, लेकिन पीछे अपनी गाड़ियों का काफिला भी लेकर चल रहे थे। तो दोहरा आप यहां पर रवैया कह सकते हैं, चरित्र कह सकते हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी साइकिल से पहुंचे। लोगों को ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश उनकी तरफ से दिया गया।
शिक्षा बोर्ड में भी नया अभियान शुरू किया गया है। नो व्हीकल डे अभियान इसको नाम दिया गया है। कर्मचारियों ने अपने अपने निजी वाहन छोड़ दिए हैं। हफ्ते में 2 दिन वो पेट्रोल डीजल के वाहन नहीं चलाएंगे। तो इस मुहिम में शामिल हुए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री भी और आम लोग भी, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी। पूरा देश मोदी जी के आह्वान पर, मोदी जी की अपील पर पूरे देशवासी इस मुहिम में लग गए हैं कि किस तरह से मेरा भी योगदान फ्यूल बचाने में हो। पूरा देश लग गया है। तो ये आप देखेंगे, हमने भी एक छोटी सी शुरुआत की है कि साइकिल से आए हैं और हम ये कोशिश करेंगे आगे आने वाले समय में कि अपने घर से, सेक्टर 16 में मैं रहता हूँ, अपने घर से हमारे मुख्यमंत्री जी का आवास है, कोई मीटिंग है वहाँ सेक्रेटरीट में जाना है या विधानसभा में जाना है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम साइकिल का इस्तेमाल करें। हमारे देश में जो तेल का आयात होता था उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ऐसी स्थिति में हम सब देशवासियों का परम कर्तव्य बनता है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करते हुए हम अपने देश में उस रास्ते पर चले जिससे तेल कम से कम हम कम खर्च कर पाए और जिस खरीद से हमारी मुद्रा स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी कोई भी विदेशी वस्तु हम ना खरीदें, स्वदेशी की ओर बढ़े ताकि देश आत्मनिर्भर, सशक्त और मजबूत हो सके। संदेश और जो अपील आम जनमानस को, नागरिकों को जो की है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। इसकी वजह से न केवल आर्थिक सबलता राष्ट्र को मिलेगी बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी काफी बड़ा योगदान रहेगा। इसमें सबसे पहला जो संदेश माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने पूरे देशवासियों को दिया है, जिसमें कि जो व्हीकल्स हैं कम से कम सप्ताह में 1 दिन व्हीकल का उपयोग ना किया जाए। बिल्कुल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने उस संदेश का अनुसरण करते हुए यह फैसला लिया है। जो कैंपस में रहते हैं पैदल ही हर रोज अपने ऑफिस में आएंगे, व्हीकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो बड़ा और सराहनीय फैसला है, लेकिन कब तक फैसले पर कायम रहेंगे ये देखना जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से एचपीएससी का विवाद गर्मा चुका है। खूब सियासी बयानबाजी इस पर हो रही है। एचपीएससी की भर्तियों में बाहरी युवाओं को नौकरी का मामला, जिसको लेकर एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। कहा कि बाहरी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। हरियाणा के लोगों से बीजेपी सरकार को नफरत है। भर्तियों में लगातार बाहरी लोगों को नियुक्ति की जा रही है। हरियाणा का युवा अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर है। इंग्लिश भर्ती रद्द होने के हाईकोर्ट के फैसले का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वागत किया और कहा कि युवाओं के संघर्ष की जीत है। कल ही हाईकोर्ट का फैसला आया है। जो हरियाणा में सिलेक्शन हुए हैं इंग्लिश लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो रद्द किए उन्होंने। रद्द करने का कारण एक ही है कि यूजीसी की गाइडलाइन नहीं मानी। यूजीसी गाइडलाइन है भाई नंबर जो है कितने लिए और इंटरव्यू में क्या, एक और इन्होंने लगा दिया था सब्जेक्ट टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज। तो वो एक बहाना था, उसके द्वारा जो काबिल बच्चे हरियाणा के थे उनको रिजेक्ट कर दिया। मतलब अब तक के जितने नतीजे उठाओगे आप, क्लास 1 और क्लास 2 की जितनी सिलेक्शन हुई है उसमें ज़्यादा हरियाणा से बाहर के थे। ये नहीं हरियाणा के बाहर नहीं, हमारे हरियाणा के बच्चे बाहर लग जाते हैं, लेकिन जो प्रपोर्शन यहाँ पर है वो किसी स्टेट में नहीं है कि सिर्फ एक को लगा के जो एचपीएससी का चेयरमैन जो है और इस तरह लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, युवाओं के साथ। और ये जो हाईकोर्ट में फैसला हुआ है ये युवाओं की जीत है। हरियाणा के जो काबिल बच्चे हैं उनकी जीत। बिल्कुल खिलवाड़ हो रही है, 22 लाख। और ये हरियाणा में तो कई पेपर लीक हो लिए, पता नहीं कई 10, 12, 15 से ज्यादा होली होंगी। हर बार यही होता है। नीट का भी लगा, हाँ नीट का चौथी बार हुआ है, लेकिन हरियाणा की जो सिलेक्शन करते हैं उसके पेपर लीक होते हैं। हाँ ये बड़ा गंभीर मामला है, इसको
सीरियसली लेना चाहिए और बच्चों की जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। पिछली बार से बेटर परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस की, ज़्यादा वोट आई हैं, जैसे मैंने सोनीपत में लगाओ पिछली बार 25,000 वोट आई, 50,000 आई हैं, तो ये है। बाकी निकाय चुनाव में पहले भी यही थे, कोई ये नहीं अभी कोई नए बने हों, बीजेपी की नहीं। पिछली बार भी कॉर्पोरेशन के हमने उम्मीदवार बनाए थे, हमने पिछली बार कमेटियों में नहीं लड़े थे हम, लेकिन कॉर्पोरेशन पार्टी सिंबल पे पहली दफा लड़े थे। आमतौर पे कांग्रेस पार्टी सिंबल पे। और हरियाणा के शहर कूड़े के ढेर बन चुके हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के साथ कल बातचीत भी हुई थी। मंत्री और सफाई कर्मचारियों की कमेटी की तरफ से जो बातचीत चली वो 6 घंटे तक चली। सरकार और कर्मचारियों के बीच ज्यादातर मांगों पर सहमति भी बन चुकी है। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की मांगों के लिए वक्त सरकार की तरफ से मांगा गया है। सरकार ने 30 जून तक का वक्त मांगा है। नगर पालिका कर्मचारियों की मांगों पर 20 मई तक समाधान का आश्वासन दिया गया है। नगर पालिका कर्मचारी 1 मई से हड़ताल पर है तो फायर ब्रिगेड कर्मचारी 8 अप्रैल से हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश में कचरा संकट गहराता जा रहा है। रोज 14,000 टन कचरा जमा हो रहा है। कचरा संकट का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में आज इस पर सुनवाई होगी। और उधर बहन की शादी में गए एक युवक का बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। दोस्तों ने पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। रोहतक में कुणाल की हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। कार्यक्रम के दौरान किसी बात को लेकर बताया गया कि झगड़ा हुआ था। परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कहा कि 112 पर फोन करने के बाद भी पुलिस कार्रवाई करने नहीं पहुंची। वर्मा चौक पर बेरहमी से युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं झज्जर में रिश्वत लेते कानूनगो को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जमीन का नक्शा बनाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों इसको पकड़ा है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रोहतक विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा है। रिश्वत की रकम भी आरोपी से बरामद कर ली है। बाद इलाके में एंटी करप्शन ब्यूरो का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। गांव है, वहाँ से पकड़े गए। ये 7,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ये शिकायतकर्ता का नक्शा बनाने की वजह से पैसे की मांग कर रहा था, जो आज लेते हुए इसको रंगे हाथों 10,000 रुपये की डिमांड थी। 3,000 पहले ये ले चुका था शिकायतकर्ता से। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे ही आगे कुछ गंभीर है ये गिरदावर बादली तहसील में कार्यरत है। खबर नारनौल से है जहां सीआईए और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नायन गांव हत्याकांड में मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी संजय उर्फ भोलिया अस्पताल में भर्ती है। 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सीआईए टीम ने दबिश देकर 2 बदमाशों को पकड़ा। पुलिस को देखते बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी है जो कि घायल है, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर फरीदाबाद से जहां बेटा बहू नहर में कूद गए। मां की डांट डपट से नाराज होकर दोनों ने पानी में छलांग लगा दी। घर में खर्च को लेकर विवाद हुआ था। सुसाइड की धमकी देकर परिवार के साथ निकला। फरीदाबाद के सेक्टर 37 के पास का यह मामला है। घटना की सूचना मिलते मौके पर टीम पहुंची। खबर सुनकर मां का भी रो रो कर बुरा हाल है। साथ में हाँ, वो भी थी। वो दोनों कह रहे थे कि हम जा रहे हैं घर छोड़ के। वो दोनों कूदने आए थे क्या? हाँ, लेकिन वो कूद गया और वो लड़की को 2-4 लोगों ने पकड़ के उसको घर पे छोड़ा है। घर पे छोड़ा? हाँ। मैं कहता बेटे और बहू अब दोनों कूदने आए थे। हाँ। बहादुरगढ़ में रेप आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है। 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। बाइक पर सवार बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां भी चलाई। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। दोनों आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने एक दिन पहले 10 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की थी। इस
हैवानियत के बाद से दोनों फरार चल रहे थे। पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी थी। मुठभेड़ के बाद घायल आरोपियों को इलाज के लिए बहादुरगढ़ की नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। सूचना प्राप्त हुई थी हमारी एबीटी की टीम को कि 2 अपराधी हैं जो कि वेपन के साथ इधर जेएलजी से जो रोड जाती है पटेल नगर की तरफ उस पे घूम रहे हैं। और ये भी था जो कल एक माइनर का रेप केस हुआ था रजिस्टर सेक्टर 6 में, उसमें भी ये दोनों आरोपी थे जो खबर मिली थी। तो सूचना मिलने पर पुलिस टीम इनके पास पहुंची। तो ये बाइक पे थे, वहां से इन्होंने भागने की कोशिश करी, पुलिस के ऊपर फायर भी करा। फिर पुलिस पीछा करा, आगे जाके इनकी बाइक स्लिप हुई, फिर दोबारा इन्होंने पुलिस पे फायर करने की कोशिश करी। जब अभी में सेल्फ डिफेंस में हमारे सीआईए जो एबीटी इंचार्ज है उन्होंने फायर करा, जिसमें एक आरोपी इसमें से घायल हुआ। दूसरा आरोपी भी बाइक गिरने की वजह से उसके भी पैर में कुछ चोटें आई थी। खबर है यमुनानगर से, जहां आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल हुई। पिछले साल यमुना में आई बाढ़ से हुई भारी तबाही के चलते ये मॉक ड्रिल की गई। टापू कमालपुर को खाली करवाने की नौबत आ गई थी। यमुना गांव से करीब 30 मीटर दूर पहुंच गई थी। अनाज मंडी और स्कूलों में रेस्क्यू मॉक ड्रिल की गई। उपायुक्त प्रीति और एसडीएम विश्वनाथ ने ये कमान संभाली। इस मॉक ड्रिल की बाढ़ और भवन हादसे जैसी स्थिति बनाकर अभ्यास किया गया। स्कूल से बच्चों और स्टाफ को सुरक्षित निकाला गया। घायलों को रेस्क्यू कर उपचार देने का भी अभ्यास हुआ। प्रशासन ने आपदा के समय बचाव और समन्वय की जानकारी दी और बताया किस तरीके से ऐसी आपदा के मौके पर बचा जा सके। क्या करना चाहोगे? आज हमारे स्कूल में मॉक ड्रिल हुआ है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमने देखा कि कैसे हमारे पुलिस और सब कुछ कितनी जल्दी रेस्क्यू करते हैं, जो कि हम सब नहीं कर सकते, पर आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल में मॉक ड्रिल कंडक्ट कर। देखिए, इसमें क्या चीज़ है कि पहले तो आपदा की जो प्रेडिक्शन है, जैसा आप कह रहे हैं कि प्रेडिक्ट कर नहीं सकते हैं एक्यूरेटली उसको, लेकिन प्रेडिक्शन सिस्टम हमारे इम्प्रूव हो गए हैं। तो अब जैसे हम जो यमुना में पानी जो टापू कमालपुर तक किस टाइम पानी पहुंचेगा, इसके प्रेडिक्शन हम हथनीकुंड बैराज से और ऊपर हिमाचल प्रदेश में एक जगह है वहां से हम आइडिया ले सकते हैं, वहां से गेज से कि वहां पे कितना कैचमेंट में पानी आया है उसके बेस पे। तो हमारे पास 1 से 1.5 घंटे का 2 घंटे का लगभग टाइम मिल जाता है कि हम प्रिपेयर कर सकें एडवांस में। अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम उनसे भी टाई अप रखते हैं। उसके अलावा हम आर्मी से भी हम टाई अप रखते हैं, अम्बाला कैंट और चंडीगढ़। और आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हमारे स्कूल स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें भी किसी भी तरह की कोई अगर आपदा आती है तो उसके कैसे रेस्क्यू किया जाता है। हमारे स्कूल के बच्चों ने ये सारा लाइव देखा। बहुत अच्छी ये एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहल थी, जिससे कि बच्चों को और सबको जागरूक किया गया। हमारे टीचर्स को भी ये पता लगा कि ऐसी मुश्किल सिचुएशन में कैसे अपना संयम बनाए रखें, कैसे पेशेंट्स के साथ हमने इवैक्यूएट करना है, कैसे उनको ट्रीटमेंट देना है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी जो इस मॉक ड्रिल के साथ जुड़े थे। धन्यवाद। अब खबरें हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां कल चुनावी शोर थम जाएगा। हिमाचल के 51 शहरी निकायों में चुनाव प्रचार का शोर थमेगा। 15 मई दोपहर 3 बजे के बाद प्रचार पर रोक लगेगी। जुलूस, ढोल नगाड़ों और दल बल के साथ चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। उम्मीदवार सिर्फ डोर टू डोर जाकर ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं। कल दोपहर 3 बजे से ड्राई डे भी लागू हो जाएगा। शराब ठेके, बियर बार, होटल बंद रहेंगे। 17 मई सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। 4 नगर निगम समेत 51 शहरी निकायों में मतदान होगा। नगर परिषद और नगर पंचायतों के नतीजे उसी दिन आ जाएंगे। 4 नगर निगमों के परिणाम 31 मई को घोषित होंगे। शिमला से हमारे सहयोगी योगराज और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन से। योगराज, चुनाव प्रचार का शोर कल थमने जा रहा है, अभी तक कैसी हलचलें रही, किसके बीच में मुकाबला मुख्य तौर पर माना जा रहा है लंबे अरसे बाद, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। नगर निकाय चुनाव 17 मई को मतदान होना है। उससे पहले पूरी जान जो है दोनों ही प्रमुख दल जो हिमाचल प्रदेश में है, कांग्रेस और बीजेपी, पूरी जान फूंक दी है, क्योंकि 2027 में आम चुनाव होने हैं विधानसभा के। उससे पहले ये 4 नगर निगम के चुनाव क्योंकि पार्टी सिंबल पर हो रहे हैं, ऐसे में दोनों ही दलों की साख जो है यहाँ पर दांव पर लगी है।
सत्ताधारी दल कांग्रेस की बात कर लें या बीजेपी जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की बात कर रही है 2027 में, उन दोनों के लिए ये एक तरह से परीक्षा कह सकते हैं, सेमीफाइनल कह सकते हैं, क्योंकि 4 नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। 17 मई को मतदान होना है। अब किसका पलड़ा भारी रहता है ये देखना काफी अहम रहेगा, क्योंकि इस पर जो है वो कहीं ना कहीं सबकी नजरें टिकी हुई है। 2027 की ये एक तरह से आधारशिला हम कह सकते हैं कि 2027 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं, आधारशिला उस केस को माना जा रहा है और पूरी जान जो है वो प्रचार में दोनों ही दलों ने झोंक दी है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है वहां पर प्रचार करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री कल मंडी में प्रचार के लिए पहुंचे थे। रजनी पाटिल जो कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी हैं वो प्रचार में डटी हुई हैं। तमाम जो नेता हैं, सरकार है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की, वो जो है वो चुनाव मैदान में प्रचार में डटे हुए हैं और घोषणाएं जो है लगातार की जा रही कि अगर उनको समर्थन मिलता है तो वो क्या जो है वो नगर निगम में काम करेंगे, किन सुविधाओं को लेकर। तो कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के लिए साख का सवाल है और 2027 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसकी भी कहीं ना कहीं ये नींव जो है इन नगर निगम के चुनाव में जो है वो पड़ेगी और जनता का रुख जो है देखना होगा किस तरह से रहेगा। और जो 3.5 साल का कांग्रेस का कार्यकाल रहा है उस पर भी जो है वो कहीं ना कहीं मोहर यहाँ पर लगेगी, कितना कारगर जो है वो सरकार रही है गारंटियों को पूरा करने में। जी शुक्रिया योगराज तमाम जानकारी के। तो कल चुनावी शोर थम जाएगा, लेकिन चुनाव परिणाम जो आएगा उससे बहुत कुछ तय होना होगा। एक परसेप्शन भी बनता है कि सत्ता में जो पार्टी है अगर वो चुनाव जीतती है 2027 का, क्योंकि रण बहुत ज्यादा दूर है नहीं, बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। दूसरा, विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी है उससे भी पूरी ताकत झोंकी है। कोशिश यही कि यहाँ से जीत दर्ज करके एक संदेश दिया जाए जो 2027 के लिए एक बड़ा संदेश हो, क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल इन चुनावों को हिमाचल प्रदेश में मानकर ही दोनों मुख्य दल कांग्रेस हो या फिर बीजेपी ने पूरी चुनाव में ताकत झोंकी है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।